यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। हरियाणा के करनाल से 658 किलोमीटर की दूरी पर 21 अप्रैल 2025 को पहलगांव के लिए हिमांशी और विनय हनीमून पर निकलते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद अगले दिन यानी 22 अप्रैल 2025 को हिमांशी और विनय बैसरन पहुंचते हैं। बैसरन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कपल अक्सर यहाँ घूमने जाते हैं। पहलगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी है। बैसरन पहुंचते ही दोनों वहां की खूबसूरती से रूबरू होते हैं। दोपहर 3 बजे हिमांशी और विनय भेलपुरी खा रहे होते हैं। तब तक कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही फायरिंग जैसी भी कुछ आवाज आती है। हिमांशी विनय से कहती है कि पता नहीं ये कैसी आवाज है, शायद फायरिंग हो रही है। फिर अगले ही पल में हिमांशी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हिमांशी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। कुछ ही सेकंड बाद हिमांशी के सामने विनय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। जिस विनय के साथ अभी हिमांशी हंस कर बात कर रही थी, वो विनय अब हिमांशी के सामने बेहोश पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं द रॉ। करनाल में 4 अप्रैल 2025 के दिन नरवाल परिवार में खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि इस घर का इकलौता वारिस विनय नरवाल की सगाई है। राजेश नरवाल का इकलौता बेटा। घर मेहमानों से पूरा भरा होता है। सगाई की रस्में शुरू होती है। सभी मेहमान विनय को आशीर्वाद देते हैं। दोनों कपल सबसे आशीर्वाद लेकर दोस्तों से मिलते हैं। विनय अपने होने वाली बीवी हिमांशी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। सब लोग एंजॉय करते हैं। कोई खाना खाता है, कोई डांस करता है। घर में खुशनुमा माहौल है। अब सगाई की रस्में खत्म होती है। घर के सब लोग मिलकर फिर मेहमानों को विदा करते हैं और अगली तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि ठीक 10 दिन बाद विनय की शादी होने वाली होती है, यानी 16 अप्रैल 2025 को। परिवार के लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तैयारियां बहुत करनी होती है। राजेश नरवाल तो रात दिन एक कर देते हैं। विनय नरवाल की मां की तो पूछिए ही मत। शादी की तैयारी पूरी होती है। फाइनली वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार होता है। 16 अप्रैल 2025 करनाल से 186 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी शुरू होती है। होटल में पूरा चहल पहल होता है। मेहमानों का जमावड़ा होता है। दुल्हन सज धज के तैयार होती है। जयमाला का समय होता है। अब जयमाल के बाद शादी की रस्में शुरू होती है। धीरे धीरे शादी की एक एक करके रस्में होती है, जिसके बाद समय आता है विदाई का। सबकी आंखें नम होती है, सबकी आंखों में आंसू होते हैं। गमगीन माहौल में हिमांशी की विदाई होती है। फिर सारा परिवार करनाल आकर नई बहू का स्वागत करता है। नई बहू आने के बाद कई रस्में शुरू होती है। परिवार के लोग मिलकर रस्में नई बहू से करवाते हैं। एक नई दुल्हन के बहुत सारे सपने होते हैं। शादी के बाद वो सारे सपने लेकर हिमांशी नरवाल परिवार की नई बहू के रूप में कदम रखती है। विनय के साथ सारे जिंदगी बिताने के सपने, एक नए पति पत्नी के सारे सपने, हिमांशी अपने आंखों में विनय को लेकर हजारों सपने सजो चुकी थी। वही नरवाल परिवार डिसाइड करता है कि 19 अप्रैल को रिसेप्शन की पार्टी होगी। क्योंकि शादी मसूरी में हुई थी, इसी वजह से आसपास के लोग या कई मेहमान नहीं आ पाए थे। इसलिए 19 अप्रैल 2025 को रिसेप्शन पार्टी दी जाती है। लोग विनय और हिमांशी की जोड़ी को देखकर यही कहते हैं कि नजर ना लगे, रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन किसको पता था, इस जोड़ी को तो नजर लग चुकी थी। विनय और हिमांशी तय करते हैं कि वो हनीमून की तैयारी करेंगे। यूरोप में हनीमून के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी वजह से वीजा कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद दोनों तय करते हैं कि कश्मीर घूमने चलते हैं। कश्मीर का प्लान बनता है। दोनों पहलगांव
की तैयारी करते हैं। दरअसल दुनिया में कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं। खासकर कपल के लिए सबसे चहेता डेस्टिनेशन कश्मीर को कहा जाता है। दिन होता है 21 अप्रैल 2025 जब दोनों यानी हिमांशी और विनय कश्मीर के पहलगांव में पहुंचते हैं। पहलगांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, जिसको ब्यूटी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। विनय और हिमांशी इसी ब्यूटी को देखने पहलगांव पहुंचे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव से करीब 1:30 बजे बैसरन के लिए निकलते हैं। बैसरन में दोपहर 3 बजे हिमांशी और विनय भेलपूरी खा रहे होते हैं। तभी अचानक से लोगों की चीखने की आवाज आती है, इधर उधर भागने की आवाज आती है। दोनों वहां कुछ खा पी रहे होते हैं, तभी गोली चलने की आवाज आने लगी। हिमांशी विनय से बोलती है कि ये फायरिंग की आवाज है, शायद फायरिंग हो रही है। हिमांशी को लगता है कि शायद लोग खुशी से शोर मचा रहे हैं। तभी कुछ लोग बंदूक लेकर आते हैं। चंद पलों में हिमांशी के साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ ही सेकंड में अब विनय खून से लथपथ पड़ा था। ये भी कहना मुश्किल था कि विनय की सांसें चल रही थी या नहीं। अब हिमांशी को समझ भी नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तब तक 1 घंटे तक वहाँ अफरा-तफरी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मारी। एक घंटे बाद आर्मी के जवान आए जो विनय को वहां से बाइक से कुछ दूर तक ले गए, क्योंकि बैसरन ऐसी जगह है वहां जहां गाड़ी नहीं जा सकती। फिर एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने में करीब 1.5 घंटे लगे होंगे। आर्मी वालों ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है। तब तक महज 5 से 10 मिनट बाद वहां हिमांशी पहुंचती है। हिमांशी को आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि विनय को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। हिमांशी ने आर्मी वालों से वो सवाल करती है कि वो उसे क्यों नहीं ले गए। वो कहते हैं कि चापर में जगह बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद हिमांशी को खबर मिलती है कि विनय इस दुनिया में नहीं रहे। फिर विनय के शव को दिल्ली लाया जाता है। जब ये खबर राजेश नरवाल और उनकी पत्नी को पता चलता है तो परिवार में किसी को यकीन नहीं होता है कि विनय इस दुनिया में नहीं है। दरअसल विनय नरवाल भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट, इसलिए उनके शव को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाता है। बैसरन घाटी की दहशत वाली तस्वीरें जहन में बार बार जिंदा हो रही हैं, आंखों को नम कर देती हैं। खासकर हिमांशी नरवाल की तस्वीर जो अपने यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मारी। आप देखिए कैसे आतंकियों ने लोगों का खून बहा दिया। के अंतिम संस्कार भी लोगों का हुजूम उमड़ा था। 23 अप्रैल 2025 को विनय का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। दरअसल हिमांशी बताती है कि जब विनय और हिमांशी भेलपूरी खा रहे थे तब एक आदमी आकर बोला ये भी मुस्लिम नहीं है और विनय को गोली मारकर चला गया। दरअसल हिमांशी और विनय ने अरेंज मैरिज की थी। हिमांशी गुरुग्राम के सेक्टर 47 में रहती थी। हिमांशी PhD कर रही थी। हिमांशी के पिता सुनील स्वामी हरियाणा GST में ETO के पद पर फरीदाबाद में कार्यरत है। हिमांशी के छोटा भाई लक्षित पुणे से MBA कर रहा है। वहीं विनय की परिवार की बात, विनय के दादा हवा सिंह का कहना था कि हमारा परिवार शुरू से ही आर्मी से जुड़ा रहा। मेरे ताऊ जी भी आर्मी में थे। विनय के नाना के भाई भी आर्मी में रहे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। मेरा भतीजा भी आर्मी में है। मैं खुद पहले BSF में था। वहां से रिटायर होने के बाद मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की और अब पुलिस से भी रिटायर हो चुका हूँ। आतंकवादियों के कायराना हरकत में 28 निहत्थे लोगों की जिंदगी छीन ली। इस घटना के बाद लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर कई सवाल। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।